नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, पृथ्वी एक बहुत छोटा मंच है एक विशाल ब्रह्मांडीय क्षेत्र में। पर इस छोटे से मंच पर मौजूद कुछ मुट्ठी भर तत्व ही आप देखिए राष्ट्रों की शक्ति और उनका भविष्य तय कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और आज हम ऐसे ही कुछ बेहद ज़रूरी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तत्वों पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये हैं दुर्लभ मृदा तत्व या जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE भी कहते हैं। हाँ, और खास तौर पर हम चीन के बढ़ते कंट्रोल और अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में इनकी क्या भूमिका उभर रही है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। जी, और ये जो पूरी चर्चा है ये इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में छपे एक बहुत महत्वपूर्ण लेख पर आधारित है। बिल्कुल। और जो श्रोता UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये चर्चा बहुत ही काम की है। ये टॉपिक आप देखिए GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, पेपर 3 में इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, और हाँ, प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। और आम जानकारी के लिए भी ये बहुत दिलचस्प विषय है, मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम समझना चाहते हैं कि ये REEs आखिर हैं क्या, क्यों इतने अहम हो गए हैं, चीन ने कैसे इन पर अपनी पकड़ मजबूत की, ये जो हाल में तनाव बढ़ा है वो क्यों है, और इसके मायने क्या हैं दुनिया के लिए और खासकर भारत के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये दुर्लभ मृदा तत्व या REEs जिनकी इतनी बात हो रही है, आखिर हैं क्या, और क्या ये वाकई उतने दुर्लभ हैं जितना इनके नाम से लगता है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि नाम थोड़ा कंफ्यूज करता है। देखिए, REEs जो है ये पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ रखे गए 17 धात्विक तत्वों मेटालिक एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। 17? जी, 17। इनमें लैंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, वहां से लेकर ल्यूटेशियम एटॉमिक नंबर 71 तक के 15 तत्व आते हैं जिन्हें लैंथेनाइट्स कहते हैं। और इनके साथ ही स्कैंडियम 21 और यूट्रियम 39 भी शामिल हैं क्योंकि इनके केमिकल गुण काफी मिलते जुलते हैं। अच्छा, और वो कौन से गुण हैं? क्या खासियत है इनमें कि आज की टेक्नोलॉजी के लिए ये इतने जरूरी हो गए हैं? इनमें कई बहुत ही अनोखे गुण हैं, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक यानी उत्प्रेरक क्षमता, और ऑप्टिकल यानी प्रकाश संबंधी गुण। इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट ऊंचे होते हैं, और ये गर्मी और बिजली के अच्छे सुचालक भी हैं। इन्हें भारी और हल्के में भी बांटा जाता है शायद। हाँ, बिल्कुल। इनके एटॉमिक वेट के आधार पर इन्हें हेवी REEs यानी भारी दुर्लभ मृदा तत्व और लाइट REEs यानी हल्के दुर्लभ मृदा तत्वों में बांटा जाता है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत थोड़ी मात्रा में भी ये किसी मटेरियल या डिवाइस की परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। किन तकनीकों तो बात कर रहे हैं हम यहाँ? कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये? कुछ उदाहरण? अरे, इनका इस्तेमाल तो बहुत जगह है। जो सबसे एडवांस्ड हथियार हैं, डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनसे लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल इलेक्ट्रॉनिक्स तक, जैसे आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन, लैपटॉप की हार्ड ड्राइव। अच्छा, फोन स्क्रीन में भी? हाँ, फोन स्क्रीन, फ्लैट स्क्रीन टीवी। फिर आप देखिए जो ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे विंड टर्बाइन के बड़े बड़े जनरेटर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और मोटर्स। EVs में भी? ये तो बहुत जरूरी हो गया फिर। बहुत ज्यादा। मेडिकल फील्ड में भी जो MRI स्कैनर्स होते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उनमें, और कुछ कैंसर के इलाज वाले उपकरणों में भी इनका बड़ा रोल है। और आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का जिक्र किया था, चुंबकों में इनका क्या खास काम है? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, REEs खास तौर पर नियोडीमियम, समेरियम, डिस्प्रोसियम जैसे तत्व ये परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम आते हैं। ये ऐसे चुंबक होते हैं जो साधारण चुंबकों से कई ज्यादा शक्तिशाली, हल्के और ज्यादा तापमान झेलने वाले होते हैं। अच्छा। और ये जो हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स हैं, ये आज की लगभग हर एडवांस्ड मशीनरी का कह लीजिए दिल है। आपके फोन से लेकर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तक, इलेक्ट्रिक मोटर, रोबोटिक्स, शिप, फाइटर जेट्स। अरे बाप रे। हाँ, यहाँ तक कि कारों में जो पावर विंडो होती है या एयरबैग का सेंसर होता है ना, उनमें भी ये छोटे शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं। ये तो वाकई आज की दुनिया को चलाने वाले तत्व लग रहे हैं। Exactly. लेकिन फिर वही सवाल घूम कर आता है, क्या ये सच में दुर्लभ हैं? हाँ। मुश्किल से मिलते हैं क्या? यहीं पर, जैसा आपने कहा, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये दुर्लभ शब्द असल में थोड़ा मिसलीडिंग है, भ्रामक है। ये तत्व पृथ्वी की ऊपरी परत यानी अर्थ क्रस्ट में उतने दुर्लभ नहीं है जितना नाम सुन के लगता है। अच्छा, कोई उदाहरण? हाँ, जैसे सीरियम को लीजिए, ये एक REE है।
ये पृथ्वी की क्रस्ट में पाया जाने वाला 25वां सबसे आम तत्व है। ये तांबा, सीसा, सोना, चांदी, टंगस्टन इन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। अरे, तो फिर इन्हें दुर्लभ क्यों कहते हैं? अगर ये इतने आम हैं तो फिर समस्या कहाँ है? सारा खेल किस बात का है? इसके पीछे दो मुख्य वजह हैं। पहली, ये तत्व आम तौर पर प्रकृति में ऐसे नहीं मिलते कि एक ही जगह बहुत सारी मात्रा में जमा हो, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड डिपॉजिट्स इनके कम है। ये अक्सर दूसरे खनिजों के साथ बिखरे हुए, मिले जुले से पाए जाते हैं। अच्छा। इस वजह से इनको चट्टानों से अलग करना, यानी इनका एक्सट्रैक्शन, और फिर इनको शुद्ध करना, यानी प्यूरिफिकेशन, ये प्रोसेस बहुत मुश्किल, तकनीकी रूप से जटिल और महंगा काम है, बहुत ज्यादा महंगा। ठीक है, ये हुई एक वजह। और दूसरी वजह, जो आज की दुनिया के जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से ज्यादा अहम है, वो है इनके खनन और खासकर प्रोसेसिंग पर कुछ ही देशों का कंट्रोल। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के आंकड़े देखें तो दुनिया के कुल खनन उत्पादन का, मतलब माइनिंग का 60% से ज्यादा अकेले चीन से आता है। 60%? हाँ, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि माइनिंग के बाद जो प्रोसेसिंग होती है, अयस्क को निकालकर उसे इस्तेमाल करने लायक शुद्ध धातु या ऑक्साइड में बदलना, उस प्रोसेसिंग के ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 90% हिस्सा चीन कंट्रोल करता है। 90% प्रोसेसिंग, मतलब कच्चा माल भले ही कहीं और भी मिले, उसे तैयार करने का काम लगभग सारा चीन में होता है। बिल्कुल। तो असल दुर्लभता जो है वो शायद खनिज की कमी से ज्यादा उसकी प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन पर चीन के कंट्रोल से पैदा होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसे थोड़ा और समझते हैं। चीन ने इस क्षेत्र में ये दबदबा, ये पकड़ बनाई कैसे? ये अचानक तो हुआ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोची समझी, एक लंबी, मतलब दशकों पुरानी स्ट्रैटेजी का नतीजा है। इसकी जड़ें शायद 1987 तक जाती हैं, जब चीन के उस वक्त के नेता डेंग श्योपिंग ने एक मशहूर बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि मिडिल ईस्ट के पास तेल है, चीन के पास रेयर अर्थ्स हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक साफ इशारा था कि चीन इन खनिजों के रणनीतिक महत्व को बहुत पहले पहचान गया था। अच्छा, तो उन्होंने इस पहचान के बाद किया क्या? मतलब क्या कदम उठाए? बीजिंग ने इसे अपनी एक बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा बनाया। उन्होंने न सिर्फ अपने यहाँ जो बड़े भंडार थे उनका इस्तेमाल शुरू किया, बल्कि प्रोसेसिंग पर खास ध्यान दिया। उन्होंने कमजोर पर्यावरण नियमों और सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाते हुए दुनिया भर के प्रोसेसिंग कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश में सेंट्रलाइज कर लिया। मतलब दूसरे देशों ने प्रोसेसिंग क्यों नहीं की? ये एक अच्छी बात पूछी आपने। हुआ ये कि आरी प्रोसेसिंग तकनीकी रूप से मुश्किल तो है ही, साथ में ये पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह भी है, बहुत प्रदूषण होता है। तो कई पश्चिमी देशों ने क्या किया कि पर्यावरण की चिंताओं और ज्यादा लागत की वजह से अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स धीरे धीरे बंद कर दी। और इसका फायदा चीन ने उठाया? बिल्कुल, चीन ने इस गैप को भर दिया। इससे उन्हें इस फील्ड में एक तरह की मोनोपोली, मतलब एकाधिकार बनाने का मौका मिल गया। ये दशकों पहले शुरू की गई एक दूर की सोच वाली रणनीति थी, जिसका फल उन्हें अब मिल रहा है। तो ये सिर्फ कच्चे माल पर कंट्रोल नहीं था, बल्कि पूरी वैल्यू चेन, खासकर वो मुश्किल प्रोसेसिंग वाले हिस्से पर कंट्रोल करने की रणनीति थी। एकदम सही। ये सिर्फ माइनिंग तक नहीं रुका, उन्होंने उन जरूरी इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाने पर भी ध्यान दिया, जिनमें आरईज इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि वो हाई पावर वाले मैग्नेट्स जिनकी हमने बात की। और चीन ने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल भी किया है पहले। हाँ, कई बार। जैसे 2010 में जापान के साथ उनका एक विवाद हुआ था। उस समय उन्होंने REE एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। इससे उन्होंने दिखा दिया कि वो इसे एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे नहीं। खासकर जो भारी वाले REEs हैं, हैवी रेयर अर्थ्स, जैसे डिस्प्रोसियम और टर्बियम, जो डिफेंस और हाईटेक में बहुत ज़रूरी हैं और हल्के वालों से भी ज़्यादा दुर्लभ हैं, उन पर चीन का कंट्रोल उन्हें एक खास बढ़त देता है। और अब जो हाल की घटनाएं हैं, उन्होंने इस मुद्दे को और भी गर्मा दिया है ना? खासकर अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के ताज़ा दौर में। हाँ, बिल्कुल। हाल में चीन ने रेयर अर्थ्स के एक्सपोर्ट पर अपना कंट्रोल और कड़ा कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने 5 और REEs, हॉल्मियम, अर्बियम, थ्यूलियम, यूरोपियम और येटरबियम को अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। इनके साथ साथ इनसे बनने वाले जो मैग्नेट्स और दूसरे मटेरियल्स हैं, उनको भी। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर इनको चीन से बाहर भेजना है तो स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा। टर्बियम,
डिस्प्रोसियम, ल्यूटेशियम, स्कैंडियम और यूट्रियम। तो अब कुल मिलाकर 12 REEs हो गए हैं जो इस एक्सपोर्ट कंट्रोल के दायरे में हैं। 12? जी, और सिर्फ तत्व ही नहीं, चीन ने REE रिफाइनिंग मतलब उनको शुद्ध करने से जुड़ी दर्जनों टेक्नोलॉजीज के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी है। और साथ ही जो विदेशी कंपनियां चीनी मटेरियल इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए भी कुछ नए नियम कायदे जारी किए हैं। और इन नए प्रतिबंधों की टाइमिंग भी काफी खास है ना? ये कब से लागू हो रहे हैं? हाँ, टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नए नियम 8 नवंबर से लागू होने वाले हैं और ये तारीख अमेरिका के साथ जो 90 दिन का ट्रेड ट्रूस मतलब व्यापार युद्ध विराम चल रहा था, उसके खत्म होने से ठीक पहले आती है। तो ये साफ संकेत है कि चीन आने वाली बातचीत में REEs को एक अहम मुद्दे की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में है। बिल्कुल, ये चीन की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। वे इसे एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमेरिकी रिएक्शन कैसा रहा? शुरू में तो खबरें आ रही थी कि काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। हाँ, शुरू में प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से काफी कड़े बयान आए थे। 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ जो मीटिंग होने वाली थी, उसे रद्द करने का भी संकेत दिया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना रुख थोड़ा नरम कर लिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा भी था शायद। हाँ, उन्होंने लिखा था कि हर उस तत्व के लिए जिस पर वे एकाधिकार करने में सक्षम हुए हैं, हमारे पास 2 हैं। शायद उनका इशारा अमेरिका के अपने घरेलू संसाधनों और जो उनके सहयोगी देश हैं, उनके साथ मिलकर विकल्प तलाशने की तरफ था। लेकिन बाजार पर तो इसका असर दिखा होगा। हाँ, तुरंत दिखा। इन्वेस्टर्स में घबराहट फैली, वॉल स्ट्रीट में गिरावट आई, क्योंकि डर था कि कहीं ये ट्रेड वॉर फिर से तेज ना हो जाए। ये पूरा मामला यही दिखाता है कि कैसे ये क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी के लिए कितनी नाजुक और कितनी जरूरी बन गई हैं। बिल्कुल, और यहाँ हम ये साफ कर दें कि हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि यूपीएससी उम्मीदवारों और बाकी श्रोताओं को इस जटिल मुद्दे के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस के लेख में विश्लेषण किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, तथ्यों और विश्लेषण पर ध्यान देना जरूरी है। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, खासकर हमारे भारतीय श्रोताओं और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। इस पूरे घटनाक्रम का, चीन के इन कदमों का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? क्या हमें चिंता करनी चाहिए? देखिए, अगर हम फौरी तौर पर देखें, मतलब एकदम तुरंत होने वाले असर की बात करें, तो शायद भारत पर इन चीनी प्रतिबंधों का सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ने की आशंका थोड़ी कम है। कम क्यों? इसकी मुख्य वजह ये है कि भारत की जो घरेलू खपत है REEs की, वो अभी भी दुनिया के हिसाब से देखें तो काफी कम है। हालांकि ये बात भी ध्यान देने लायक है कि हमारी ज़रूरतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, खासकर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे सेक्टर बढ़ रहे हैं। क्या हमारे पास भारत के इंपोर्ट से जुड़े कुछ आंकड़े हैं? हम कितना मंगाते हैं बाहर से? हाँ, माइंस मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में करीब 2270 टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का आयात किया था। ये 2019-20 में करीब 1848 टन था। तो आप देखिए, लगभग 23% की बढ़ोतरी हुई है 4 साल में। अच्छा, बढ़ोतरी तो हो रही है। हाँ, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस इंपोर्ट का करीब 65% हिस्सा सीधे चीन से आया और 10% हांगकांग के रास्ते। तो निर्भरता तो है। जब अप्रैल में पहले दौर के प्रतिबंध लगे थे, तो उसका असर मुख्य रूप से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, खासकर EV बनाने वालों और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर महसूस किया गया था। और भारत में घरेलू उत्पादन और प्रोसेसिंग की क्या स्थिति है? क्या हम खुद भी बनाते हैं? ये बनाते हैं, लेकिन अभी बहुत सीमित पैमाने पर। भारत में REEs की माइनिंग और प्रोसेसिंग का काम मुख्य रूप से सरकारी कंपनी है आयरल इंडिया लिमिटेड, वो करती है। आयरल? जी, आयरल। उनके पास मोनाजाइट सैंड जैसे स्रोतों से REEs निकालने की क्षमता है। उनकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, उसकी कुल क्षमता साल में 10,000 टन से कुछ ज्यादा की है। 10,000 टन? हाँ, लेकिन अगर आप इसकी तुलना चीन से करें, जिसने अकेले 2023 में 2 लाख टन से ज्यादा REEs प्रोसेस किए, तो फर्क बहुत बड़ा है। मतलब हम अभी बहुत पीछे हैं इस मामले में। तो फिर क्या भारत इस निर्भरता को कम करने और अपनी घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा है? भविष्य की क्या योजनाएं हैं, ये जानना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, सरकार इस दिशा में निश्चित रूप से सक्रिय है और इस सेक्टर के रणनीतिक महत्व को समझती है। जैसे पिछले साल नवंबर में भारत ने गहरे समुद्र में खनन के लिए, डीप सी माइनिंग के लिए अंडमान सागर में 7 समुद्री ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। डीप सी माइनिंग? समुद्र के अंदर से?
जी हैं। उम्मीद ये है कि इन ब्लॉक्स में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलेंगे। ये समुद्र तल पर आलू जैसे दिखने वाले खनिज होते हैं जिनमें कई धातुएं और RES भी काफी मात्रा में जमा होती हैं। साथ ही कोबाल्ट रिच क्रस्ट्स भी जिनमें हेवी रेयर अर्थ्स मिलने की संभावना है। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने IRL के एक रेयर अर्थ थीम पार्क बनाने के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसका मकसद है RE की पूरी वैल्यू चेन, मतलब निकालने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक उसके अलग-अलग स्टेज के लिए पायलट प्लांट लगाना, ताकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो और हम आत्मनिर्भर बने। और भी कुछ पार्क वगैरह बन रहे हैं? जी, विशाखापट्टनम में एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट पार्क और भोपाल में एक रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क भी केंद्र सरकार की मदद से बन रहे हैं। इन सब कदमों से न सिर्फ हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि इस स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भारत की स्थिति भी मजबूत होगी। ये तो हुई भारत के प्रयासों की बात। क्या अमेरिका या दूसरी बड़ी ताकतें भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ऐसे ही कदम उठा रही हैं? बिल्कुल। अमेरिका भी इस समस्या से निपटने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है। वो अपनी घरेलू माइनिंग और प्रोसेसिंग को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे जो उनके सहयोगी देश हैं, उनके साथ मिलकर नई सप्लाई चेन बना रहे हैं और वो भी डीप सी माइनिंग की संभावनाओं को देख रहे हैं। अच्छा। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर काम कर रहा था जिससे प्रशांत महासागर के सी बेड से निकाली गई डीप सी मेटल्स को स्टोर करने की इजाजत मिलेगी। इसका सीधा मकसद यही था कि बैटरी मिनरल्स और REs के लिए चीन पर निर्भरता कम की जा सके। तो आज की ये जो पूरी बातचीत हुई, इसका सार क्या निकलता है? मतलब मुख्य बातें क्या हैं जो हमारे श्रोताओं को, खासकर UPSC एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए? अगर हम संक्षेप में कहें तो कुछ मुख्य बिंदु ये हैं। पहला, रेयर अर्थ एलिमेंट्स REs धरती में उतने दुर्लभ नहीं है, पर उनको निकालना और शुद्ध करना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। हाँ। दूसरा, चीन ने बहुत पहले से प्लानिंग करके न सिर्फ माइनिंग में बल्कि उससे भी ज्यादा प्रोसेसिंग में दुनिया भर में अपना दबदबा बना लिया है। बिल्कुल 90% प्रोसेसिंग। जी। तीसरा, चीन इस दबदबे का इस्तेमाल जियोपॉलिटिकल झगड़ों में, जैसे अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में, एक रणनीतिक हथियार की तरह कर रहा है। बिल्कुल। और चौथा, भारत पर फिलहाल सीधा असर शायद सीमित हो, लेकिन हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं और दुनिया में अनिश्चितता है, इसलिए भारत अपनी घरेलू क्षमता बढ़ाने और सप्लाई के दूसरे सोर्स ढूंढने के लिए तेज़ी से कदम उठा रहा है, जिसमें डीप सी माइनिंग जैसी बड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। बिल्कुल। और ये पूरा मामला हमें दिखाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी नाजुक हो सकती हैं और इन क्रिटिकल मिनरल्स पर कंट्रोल का जियोपॉलिटिक्स में कितना बड़ा महत्व है। एकदम सही कहा आपने। और इसी बात पर मैं आज के श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो हमारे स्रोतों पर ही आधारित है और शायद आगे सोचने पर मजबूर करे, खासकर UPSC मेंस के नजरिए से। जरूर। सवाल ये है कि क्या रेयर अर्थ्स की असली कमी खनिज भंडारों की है या फिर ये कमी है वैश्विक इच्छा शक्ति और समन्वय की, जो हमें सप्लाई चेन के सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर जैसे चीन पर अत्यधिक निर्भरता से दूर ले जाकर ज्यादा विविध, लचीली और टिकाऊ व्यवस्था बनाने से रोक रही है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को सिर्फ खनन पर ही फोकस न करके पूरी वैल्यू चेन, मतलब प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ तक कि रिसाइकलिंग में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए किन लंबी अवधि की मल्टी डायमेंशनल रणनीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, और इन रणनीतियों में आर्थिक फायदे, पर्यावरण की सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल जोखिमों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने लायक सवाल है। इस बेहतरीन और जानकारी से भरपूर विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम अपने सभी श्रोताओं, विशेष रूप से UPSC उम्मीदवारों को याद दिलाना चाहेंगे कि इस तरह के जो समसामयिक विषय हैं, ये न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आज की जटिल दुनिया को समझने के लिए भी बेहद जरूरी हैं। अगर आपको हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी इस डेली डिस्कशन सीरीज से जुड़े रहें। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण विषय पर गहन चर्चा के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।